हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि संख्या क्या होती है और संख्या किससे मिलकर बनती है। तो संख्या से भी पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि अंक क्या होते हैं। अंक को बोलते हैं डिजिट्स। डिजिट्स केवल 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 केवल और 0 केवल इन 10 डिजिट्स से ही मिलकर किसी भी संख्या का निर्माण होता है। कोई संख्या तभी बन पाएगी जब ये डिजिट्स का यूज करा होगा उसमें। अब जैसे हमने 5 6 और 7 को उठाया, 5 6 और 7 मतलब 567। तो ये 567 किससे मिलकर बना? डिजिट्स से मिलकर बना। तो किसी भी संख्या का निर्माण करने के लिए हमें डिजिट्स की आवश्यकता होती है, मतलब डिजिट्स से ही मिलकर किसी भी संख्या का निर्माण होता है। अब आपको समझाने के लिए मैंने संख्याओं को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। संख्याओं को समझाने के लिए मैंने संख्याओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या है वास्तविक संख्या, जो कि आपका चैप्टर भी है, और दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। और तीसरी है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं को कहेंगे जो काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है वे सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे 1 2 2 3 1 2 3 और या फिर फ्रैक्शन में ले लो 1/2, अंडर रूट में ले लो √2, भिन्न किसी में भी ले लो, पॉइंट 0.5। ये सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब कि जिनका वर्ग धनात्मक होता है, वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर करोगे तो -5 इंटू -5 = 25, और माइनस कितना होगा? प्लस। माइनस की अगर माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस, अगर प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस, यदि माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस, यदि प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस। ये तो प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल की क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, पिछले साल, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिन संख्याओं का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है वे संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनका स्क्वायर हमेशा निगेटिव आता है। जैसे √-5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा -5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। कैसे? देखो, √-5 है तो अंडर इसका स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 -5 की पावर 1/2 और इंटू -5 की पावर 1/2। अब आधार समान है तो घात जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में। हम जानते हैं कि जब आधार समान होता है, सेम आधार की संख्या पर अगर घात हो तो वे जुड़ जाती है। तो -5 की पावर 1/2 + 1/2 =
5 की पावर माइनस के 5 की पावर 1, तो किसी की भी पावर 1 होगी तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि वही संख्या माइनस के 5। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। तो जिनका स्क्वायर निगेटिव आता है वे संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये आप 11वीं में अच्छी तरह से पढ़ोगे और सम्मिश्र संख्या भी 11वीं में ही अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो अगर माइनस के 1 होता है ना, ये माइनस का 1, तो इसको 11वीं में बोलते हैं आयोटा, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चैप्टर अलग ही है क्योंकि ये 11वीं में पढ़ोगे, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। बस ये समझ लीजिए कि माइनस अंडर रूट माइनस के 1 इक्वल टू आई होता है, इसे आयोटा कहते हैं। और इनका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऋणात्मक आता है। और सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां a और b दोनों रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्या a और b तो हो गए वास्तविक संख्या, और इसमें ये आई होता है, ये आयोटा यहां से आता है, ये काल्पनिक संख्या होती है। a और b मतलब कि a इक्वल टू 2 लिया प्लस b इक्वल टू 3 ले लो और i जो का तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं को मैंने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है पूर्णांक। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीजर्स जो होते हैं हम इंटीजर्स, और दूसरा हमने डिवाइड किया दशमलव, डेसिमल। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को मैं एक नंबर टेबल के थ्रू समझाऊंगा। ये 0 1 2 3 और डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट, पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट चल रहा है। और ये माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 डॉट 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 सो ऑन माइनस के इनफाइनाइट। मतलब ये पूर्ण संख्या, मतलब पूरी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 ऐसे कर कर इनफाइनाइट तक जाने वाले टर्म, और इधर ऐसे माइनस के 1 2 3 4 5 माइनस के, ये सभी संख्याएं को किसके अंतर्गत आती है, पूर्णांक के अंदर आती है। पूर्णांक इनमें से कोई सी भी संख्या पूर्णांक हम कह सकते हैं। दशमलव, अब दशमलव तो जानते ही होंगे, दशमलव 0.2 0.5, मतलब जो पूर्ण ना हो, जो इनके बीच की संख्या हो उनको हम दशमलव कहते हैं। जैसे कि 2 और 1 के बीच की संख्या 1.5 हो गई, मतलब एक और आधा। तो इस प्रकार की संख्या को हम दशमलव में रखते हैं। और दशमलव को भी फिर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। देखो ये संख्या मैथ का बेस है, यदि यही संख्या समझ में नहीं आएगी तो फिर मैथ बहुत ही टफ लगने लगेगा। तो सबसे पहले आप संख्या को समझो, संख्या को अच्छी तरह से समझो, संख्या क्या होती है, किससे मिलकर बनती है, और फिर चैप्टर में भी बहुत ही फायदा मिलेगा इन चीजों से। और फिर एग्जाम में भी 1-2 नंबर का इनसे पूछा जाता है। जैसे कि 0 कैसी संख्या है, 0 किस प्रकार की संख्या है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, काल्पनिक है, ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है इनसे। तो ये तो बेस है मैथ का, ये तो आना ही चाहिए। देखो तो दशमलव को फिर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। अशांत, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव होता है जिसका पॉइंट हम हटा सकते हैं, जिसका दशमलव हम हटा सकते हैं, उसी को हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे 0.5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया, इसको 10 लिखा, तो इक्वल टू 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या है जिनका हम पॉइंट हटा सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं।
फिर अशांत दशमलव से कहेंगे जिनका पॉइंट हम हटा नहीं सकते, जैसे जैसे पाई हो गई और आपका √2 की वैल्यू हो गई 1.414, इजी ऐसे ही बढ़ता चला जाता है ये। जैसे √3 की वैल्यू हो गई, जैसे √5 की वैल्यू हो गई, ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव कहते हैं। फिर पूर्णांक को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है उदासीन, और तीसरा है ऋणात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो, जो ये माइनस वाली सारी की सारी वैल्यूज हैं वे तो आएगी ऋणात्मक पूर्णांक में, और जो सारी की सारी धनात्मक वैल्यूज हैं मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है वे आएगी धनात्मक पूर्णांक में, पॉजिटिव इंटीजर्स में, और जो सारी ऋणात्मक है वे आएगी नेगेटिव इंटीजर्स में। और जो ये जीरो है ये न्यूट्रल है, उदासीन। जीरो न्यूट्रल में आएगा, उदासीन में आएगा। अब 0 और 1 2 3 इस प्रकार की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, और माइनस के 3 इधर चलेगी और माइनस के 2 माइनस के 1, ये वैल्यू कौन सी होगी, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर ये जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, ये सभी संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। तो बता रहा था मैं, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर जो हम इसमें 0 और ऐड कर दे, मतलब 0 1 2 3 4 5, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं को कहते हैं हम वुल नंबर। वुल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। यदि इसमें हम 0 को ऐड कर दे तो इसको बोलेगा पूर्ण संख्या, और यदि हम इसमें से 0 को हटा दे तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो इतना आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। फिर इसी को ले आओ, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर को मैं 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर देता हूँ। ये मैं पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे बेटर समझ में आता है, बेटर माइंड में सेट हो जाता है ये कि हाँ अब ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इससे ये निकल कर ये आया है। जैसे ये है, इसी को तो हम धन पूर्णांक कहेंगे, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बस इसमें 0 और ऐड कर दो तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। और इसी के अंदर से नेचुरल नंबर के अंदर, प्राकृतिक संख्या के अंदर से मैं कुछ ऐसी संख्याओं को निकालूंगा और फिर उसके टाइप्स बताऊंगा आपको। जैसे नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को फिर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो मैंने भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरा अभाज्य संख्या है। और तीसरा न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ये ऐसी संख्या होती है, देखो भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं
जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक ही फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उसको तो हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे जैसे या तो दो हो, दो तो हो गए ही, दो से ज्यादा जिसके गुणनखंड हो उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 4 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 इंटू 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका 2 2 और फिर 4 भी होगा और फिर 1 भी होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो इसे हम 4 पार्ट में मतलब लिख सकते हैं। इसको जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिसके बस केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे हो गए आपकी 11, 2 से ही ले लो, 2 के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 और 1। 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 3 ले लो, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 और 1 ही गुणनखंड है इसका। 5 ले लो, 5 के भी 5 और 1 ही गुणनखंड है। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखते हैं। और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4, जैसे 8, जैसे 6, जैसे 9, जैसे 12, जैसे 15 और जैसे 21, ऐसी संख्याओं को हम देखो 21 को भी हम 7 में और 3 में और फिर 21 में भी और फिर 1 में भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको तो हम कहेंगे भाज्य संख्या, और जिसके 2 ही गुणनखंड हो केवल उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। और न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या कौन सी होती है, केवल 1 होती है, केवल 1 का 1 ही फैक्टर होता है, ना कि 2 फैक्टर होते हैं या 2 से ज्यादा, केवल 1 का 1 ही फैक्टर होता है। इसीलिए हमने इसको इस श्रेणी में रखा है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। सम संख्याएं वे संख्या, ये जो सम संख्या होती है ना, वे संख्याएं होती है जो 2 से कट सके, मतलब 2 से डिवाइड हो सके। जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया कितना है 5, जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया कितना है 2। सम संख्याएं ये होती है जो 2 के टेबल में यूज की जाती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। इतना ध्यान रखना कि ये संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है। और फिर आती है विषम की बारी, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 3, 5, 7, 9 और 2 11, 11 और 2 13। इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्याएं, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं हम विषम संख्याएं। तो अब अगली जो संख्या है, जो नंबर है, वो आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जो p बटे q की फॉर्म में लिखी हुई हो, p अपॉन q की फॉर्म में लिखी हुई हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। पर एक शर्त होती है इसमें, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर p अपॉन q, जहां p और q 2 इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के भी प्लस के भी, बस 0 को छोड़कर। हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 ही होता है, इसको ध्यान रखना। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि 0 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या है 0।
क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या मतलब कि 2/3, एक भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पर जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 ये एक परिमेय संख्या है। ये तो एक हो गई परिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या को बाद में बताऊंगा मैं। ये संख्या भी अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 22/7 एक कैसी संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। वे संख्याएं जो p बटे q की फॉर्म में लिखी हुई हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बस शर्त ये होती है कि जो q होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि यदि 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट अनंत होता है। ये कोई वैल्यू नहीं होती फिक्स, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अनंत का मतलब है कि जिसकी हम गणना कर ही ना सके, ऐसी संख्या जिसकी हम गणना कर ही ना सके, ऐसी संख्या को हम अनंत कहते हैं। अब अनंत को तो फिजिक्स में बताऊंगा अच्छी तरह से। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटे q की फॉर्म में लिखी हो। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p अपॉन q की फॉर्म में ना हो। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती हो। जैसे हमारा पाई हो गया, पाई की वैल्यू एक परिमेय संख्या है पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 हो गया, जैसे √3 हो गया, जैसे √5 हो गया, एक्स्ट्रा। ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। बस एक संख्या हो रह गई कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनका हम HCF लेने पर HCF एक आता हो। ये ऐसी संख्या होती है इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी। जैसे 2 और 3 हो गए, इनका HCF लेंगे तो इनका HCF हमेशा एक आएगा। जैसे 5 और 7, जैसे कि 11 और 13, जैसे कि 8 और 3, ऐसी संख्याएं होती है ये, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये संख्याएं इन संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है और इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। ऐसी संख्याओं को हम कोप्राइम नंबर या फिर सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली क्लास में।